गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में हिंदी व्याकरण अध्याय 16 समास पढ़ेंगे। समास, यहाँ देखिए एक शब्द हम लिख रहे हैं, राष्ट्र पिता। राष्ट्र और पिता ये दो शब्द संयुक्त होकर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, राष्ट्रपिता। जहाँ भी दो शब्दों को जोड़ने से एक नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो यह हो जाता है राष्ट्र का पिता। तो दो शब्दों को संक्षिप्त करके लिखे हुए शब्दों को हम समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द के निर्माण करने को समास कहते हैं, जैसे विद्यालय, राजपुरुष, दशानन आदि। अब देखिए, समस्त पद। समास करने पर बने शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। जब हम समास करते हैं, समास बनाते हैं, जैसे इसको हम अगर तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका विद्यालय। तो इस शब्दों को हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, पहला पद, इसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। जो बाद वाला पद होता है, जो बाद वाला शब्द होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं, और जो पहले वाला शब्द होता है, जो पहले होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं। अब देखिए, समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब हम सभी अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। अब देखिए, अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कह रहा है पूर्व पद, यानी जो पहले पद आता है। देखिए, यथा प्लस शक्ति लिखा हुआ, यथा शक्ति लिखा हुआ है, यथा ये पहले आया है, तो जो पूर्व पद होता है वह प्रधान होता है, और इसमें जो पहला पद होता है हमेशा उपसर्ग होता है, और इसमें कभी भी ना खत्म होने वाला शब्द होता है, जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, आमरण, आमरण यानी मरने तक। तो जहाँ भी पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है वहाँ आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे आपने बताया, यथा आपका ये पूर्व पद है और ये प्रधान है, और यह अव्यय शब्द है। अव्यय आप सभी जानते ही, अव्यय शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते उसको हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो जहाँ भी पहला पद प्रधान और अव्यय होता है वहाँ अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद विशेषण का कार्य करता है और दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुरुषः, इसमें दिख रहा है आपको राजपुरुषः। राजपुरुषः, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है राजा का पुरुष। तो इसमें कह रहा है पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है। तो जो राज है यह विशेषण काम कर रहा है और जो दूसरा पद है वह प्रधान है। यहाँ कह रहा है राजा का पुरुष, तो राजा का यहाँ महत्व नहीं है, पुरुष का महत्व। यहाँ जो राजा का पुरुष होता है यानी सैनिक होता है उसके महत्व को बता रहा है। तो यहाँ प्रधान क्या हो गया? पुरुष शब्द हो गया। तो जहाँ भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद विशेषण होता है वहाँ आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। कारक और विभक्ति के अनुसार आपके तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रथमा और संबोधन, इन कारक को हम नहीं लेते हैं, और द्वितीया से लेकर षष्ठी तक जो भी आपके कारक और विभक्ति होते हैं उनके नाम और चिन्ह के आधार पे तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जब हम इसका समास बनाते हैं तो इसके जो विभक्ति और कारक होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे हमने यहाँ बताया राजपुरुष, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है राजा का पुरुष, लेकिन जब इसका हम समास बनाते हैं तो राजपुरुष होता है, का हट जाता है, जो परसर्ग होता है, विभक्ति होता है वह हट जाता है। अब देखिए, कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है या एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कह रहा है पहला पद जो होता है विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। आपको मैंने बताया था 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद।
जो पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। तो विशेषण आपको बताया गया है, विशेषण का मतलब होता है विशेषता, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ देखिए महापुरुष, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है महान पुरुष। तो महान क्या है? विशेषता है, जो पुरुष की विशेषता बता रहा है वह महान है, तो महान पुरुष। और पुरुष क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। तो जहाँ भी पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ आपका कर्मधारय समास हो जाता है। जहाँ भी आपका किसी शब्द की तुलना की जाती है वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। तो जहाँ भी आपका पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य और किसी शब्द के साथ दूसरे शब्द की तुलना की जाती है वहाँ आपका कर्मधारय समास हो जाता है। अब देखिए द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों शब्दों के बीच में और शब्द का लोप रहता है। कह रहा है दोनों ही पद प्रधान होती हैं, लेकिन जो और शब्द है उसका लोप हो जाता है। जैसे देखिए रात दिन, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है रात और दिन। अगर इसको हम समास बनाते हैं तो देखिए, तो यह रात दिन हो जाता है और का लोप हो जाता है। रात और दिन, और ये दोनों ही पद प्रधान है, इसमें से एक भी पद नहीं है जिसकी प्रधानता कम हो, यानी दोनों ही समान प्रधान वाले हैं, यानी दोनों ही प्रधान वाक्य हैं। और जब इसका समास हम बनाते हैं तो ये जो और है इसका लोप हो जाता है। तो जहाँ भी दोनों शब्द प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच में और शब्द का लोप हो जाता है वहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाता है। अब देखिए द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। विशेषण देखिए, विशेषण यानी विशेषता और पहला पद वह संख्यावाचक। तो त्रिभुवन और नवग्रह आपकी उदाहरण है। त्रिभुवन लिखा हुआ है, त्रिभुवन यानी ये त्रि क्या है? तीन भवनों का समाहार। तीन भवनों का समाहार। तो यह पहला पद जो है यह प्रधान है और विशेषण है, क्योंकि भवन कितने हैं? 3 है। तो भवनों की विशेषता बता रहा है कि 3 भवन है और यह संख्यावाचक भी है। तो जहाँ भी आपका पहला पद विशेषण और संख्यावाचक होता है वहाँ आपका द्विगु समास हो जाता है। अब देखिए बहुव्रीहि समास। देखिए जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। लिख रहा है कोई भी पद प्रधान ना होकर, यानी अगर उसका हम विग्रह करते हैं, समासिक पद जो होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद वो प्रधान ना होकर जो तीसरा अन्य पद होता है वो प्रधान होता है, वहाँ हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है यानी तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज लंबोदर। चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विश्वरी। देखिए तो इसमें आपका जो दोनों पद है दोनों ही प्रधान ना होकर, देखिए 4 भुजाएं हैं जिसकी, दोनों ही पद प्रधान ना होकर तीसरा पद जो विश्वजी ये पद प्रधान है। तो जहाँ भी आपका तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। समास और संधि में अंतर, ये आप समझ लीजिए समास और संधि में क्या अंतर होता है। बहुत से लोग समास और संधि को एक ही समझते हैं, लेकिन समास और संधि में अंतर होता है। समास जो होते हैं वह शब्दों के जोड़ होते हैं, शब्दों के योग को समास कहते हैं, जबकि संधि आपके वर्णों के योग को संधि कहते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतभेद होता है कि दोनों समास एक ही हैं, लेकिन इसमें अंतर होता है। जो कर्मधारय समास होते हैं उसमें
उपमा और उपमेय बताया जाता है, यानी एक विशेषण और एक विशेष्य पद होता है जिसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जबकि बहुब्रीहि समास में आपका तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान न होकर जो तीसरा पद आता है वह पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता है। इस प्रकार से आपका यह समास चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इसके अभ्यास प्रश्न को खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे। थैंक यू।